हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेस इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ वेजेस अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो इसमें से कौन सा अलाउंसेस वेजेस के इसमें इंक्लूड नहीं किया है? तो हाउस रेंट अलाउंस को नहीं किया है। बाकी डीएनएस अलाउंसेस, बेसिक पे और रेगुलर जो सैलरी कैश में पे हो रही है उसको इंक्लूड किया गया है। अंडर सेक्शन 2 clauses of the payment of gratuity act, wages include basic pay, dearness allowances, and all cash payment related to employment. However, house rent allowances is especially specifically excluded from this definition. इसको exclude किया है. Next है, if an employee receives a commission as part of their earnings, will it consider as wages under the payment of gratuity act? तो ये है कि अगर कमीशन को उसके इनकम के रूप में उसको लिया जा रहा है तो क्या ये मतलब उसकी अर्निंग के रूप में लिया जा रहा है तो क्या उसको वेजेस में इंक्लूड किया गया है? तो उसको इंक्लूड में नहीं मतलब जो इंक्लूड नहीं किया गया है वेजेस में। नो कमीशन इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड, तो कमीशन को भी इसके बाहर रखा गया है। 2S में ही बोला गया है कि कमीशन इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ वेजेस। ठीक है, तो क्या क्या एक्सक्लूड किया है? कमीशन, बोनस, ओवर टाइम वेजेस और हाउस रेंट अलाउंसेस जो है इन सबको एक्सक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है, एन एम्प्लॉय इज कंसिडर्ड टू बी इन कंटिन्यूस सर्विसेज इफ, अब वो माना जा रहा है कि कंटिन्यू सर्विस में है या नहीं। तो अगर he has been in uninterrupted service including break due to sickness, accident और leave, मतलब उसने बिना रुके सेवा किया हो और भले ही जिसमें मतलब अगर छुट्टी ली है जो वो भी इंक्लूड है, जैसे बीमारी, दुर्घटना या अवकाश के कारण होने वाले व्यवधान शामिल है, तो इसको इंक्लूड करते हुए तो ये माना जा रहा है कि वो कंटिन्यूस सर्विस में है। सेक्शन 2A सबसेक्शन 1 states that an employee will be considered in continuous services if he has worked without interruption, उसने काम किया बिना इंटरप्शन के, इवन इफ देयर वर ब्रेक ड्यू टू सिकनेस, भले ही सिकनेस के कारण एक्सीडेंट, लीव, ले ऑफ, स्ट्राइक, लॉकआउट, सीजेशन ऑफ वर्क, है ना। तो नॉट ड्यू टू हिज ओन फॉल्ट, उसकी फॉल्ट से नहीं होना चाहिए उसका सीजेशन उसके वर्क का। ठीक है, तो ये चीज़ भी हुई हो तो भी वो माना जाएगा कि उसने कंटिन्यूस सर्विसेज दी है। However, if an employee remains absent without approval, अगर बिना अप्रूवल के एबसेंट रहता है एंड द एम्प्लॉयर ऑफिशियली ट्रीट्स इट एज अ ब्रेक इन सर्विस, और एम्प्लॉयर क्या करेगा उसको ऑफिशियली ट्रीट करेगा एक ब्रेक के रूप में सर्विस में, तो ही विल नॉट कंसिडर इन कंटिन्यूस सर्विसेज, तो वो फिर उस वक्त कंटिन्यूस सर्विसेज में इंक्लूड नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब यदि कोई कर्मचारी बिना रुके सेवा में रहा हो तो उसे सतत सेवा माना जाएगा, मतलब बिना ब्रेक के उसने काम किया, भले ही उसने क्या है इसमें बीमारी, दुर्घटना, अवकाश, ले ऑफ, हड़ताल, तालाबंदी, इनमें से किसी भी कारण से सेवा में बाधा शामिल हो सकती है, लेकिन अगर ये बाधा कर्मचारी के अपने दोष के कारण न हो, ठीक है, और बिना अनुमति के उसने अगर छुट्टी ली है तो फिर उसको ये ब्रेक माना जाएगा। As per Section 2A, subsection 2 of an employee other than seasonal workers to be deemed in continuous services for 1 year, how many days must be have actually worked in an establishment that operates 6 days a week? ठीक है, मतलब एक कोई कर्मचारी 1 वर्ष तक कंटिन्यूस सर्विस में माना जा रहा है, तो वो उसने एस्टेब्लिशमेंट में कितने टाइम, उस 1 साल के अंतर्गत कितने टाइम पीरियड उसने काम करना उसके लिए ज़रूरी है, तब वो 1 साल का उसका ड्यूरेशन माना जाएगा। ठीक है, ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जिसमें क्या है वर्किंग डेज 6 दिन है, 6 दिन काम का चलता है, और 1 साल का काउंटिंग करना है तो कम से कम कितने दिन उसने काम किया हो, तो 1 साल माना जाएगा कि उसने कंटिन्यूस काम किया है, तो उसके लिए जो डेज है 240 डेज है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A सबसेक्शन 2A सेकेंड पॉइंट जो है इसका, एन एम्प्लॉई एक्सक्लूड सीजनल एम्प्लॉई इज कंसिडर्ड टू बी कंटिन्यूस सर्विस for 1 year if he has actually worked for at least 240 days in establishment that operates 6 day
मतलब जिस इस्टेब्लिशमेंट में 6 दिन वर्किंग डेज है, और ऐसे वर्किंग डे मतलब ऐसे इस्टेब्लिशमेंट में कम से कम 240 दिन का काम किया हो तो वो 1 साल कंटिन्यूस काम माना जाएगा। इसमें सीजनल वर्कर नहीं आएंगे। फॉर एन एम्प्लॉय वर्किंग underground in mine, what is the minimum number of days required to be considered in continuous service for 1 year? तो जो माइन में काम कर रहे हैं उसके लिए 1 साल के दिन काउंट करने में कितने मतलब दिन बोलेंगे, तो 190, उनके लिए 190 माइंस में जो काम कर रहे हैं, है ना। तो एन एम्प्लॉय वर्किंग अंडरग्राउंड इन माइन और इन एस्टेब्लिशमेंट दैट ऑपरेट्स लेस देन 6 days अ वीक, जहाँ पर एक वीक में 6 दिन से कम काम होता है, ठीक है। तो वहाँ पर 1 साल के लिए कंटिन्यूस सर्विस के लिए कितने दिन होना चाहिए, वर्कड 190 दिन होना चाहिए। According to Section 2A, subsection 2B, second point, an employee is considered to be in continuous service for 6 months if he has worked at least how many days in an establishment that operates 6 days a week। अब 6 महीने काउंट करने के लिए उसको मतलब कम से कम कितने दिन काम करना है। अगर 6 दिन वर्किंग डेज 6 दिन का है तो 120 दिन उसको कम से कम काम करना होगा। As per section 2A, subsection 2B, an employee is considered in continuous service for 6 months। 6 महीने की कंटिन्यूस सर्विस मानी जाएगी अगर उसने उस एस्टेब्लिशमेंट में एक्चुअली 120 दिन काम किया है तो। Next, in case of a seasonal establishment, how many days must an employee work to be considered in continuous service for a year? अब सीजनल वाला एस्टेब्लिशमेंट है तो वहाँ पर कितना होना चाहिए, तो 70% ऑफ द ऑपरेशनल डे ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। तो जो ऑपरेशनल डेज है, जितने टाइम पीरियड कुल उसने काम किया है, कुछ संचालन टाइम पीरियड जो उसका 75% उसने काम किया हो तो उसमें कंसिडर किया जाएगा 1 साल में। According to Section 2A, subsection 3 of the Payment of Gratuity Act, an employee in a seasonal establishment is considered to be continuous service for 1 year or 6 months if he has actually worked for at least 75% of the total days of the establishment was in operation during that period. Gratuity is payable to an employee only if he has rendered continuous service for at least how many years? तो उसको ग्रेच्युटी का भुगतान कब किया जाएगा, जब कम से कम उसने कितने टाइम पीरियड की सर्विस दी है, तो उसने कम से कम 5 वर्ष का टाइम पीरियड दिया हो। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, एन एम्प्लॉय बिकम्स एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग अ मिनिमम ऑफ 5 years of continuous service। However, in case of death or disablement, his condition is मतलब this condition is not applicable। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो ये कौन इसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है, तो ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी करती है। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट्स अ कंट्रोलिंग अथॉरिटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक कंट्रोल अथॉरिटी को जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग अथॉरिटीज अपॉइंट की जा सकती है। अंडर विच सर्कमस्टेंसेस इज ग्रेच्युटी पेबल टू एन एम्प्लॉय। तो किस सिचुएशन में ग्रेच्युटी का पेमेंट किया जाता है, रिटायरमेंट पे किया जाता है, रेजिग्नेशन पे किया जाता है और डेथ और डिसेबलमेंट, सभी केस में किया जाता है। तो एज पर सेक्शन 4, ग्रेच्युटी इज पेबल व्हेन एन एम्प्लॉय कंप्लीट्स 5 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस एंड हिज एम्प्लॉयमेंट एंड ड्यू टू। 5 साल उसने कंटिन्यूस सर्विस दी है, काम किया है ना, सर्विस दी है, और फिर उसका एंड हो रहा है रिटायरमेंट से, ठीक है, रेजिग्नेशन से, या फिर डेथ और डिसेबलमेंट। तो यहाँ पे 5 साल वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, पर डेथ या डिसेबलमेंट के कारण वो बाहर हो रहा है तो उसको ग्रेच्युटी दी जाएगी। व्हाट इज द रेट एट विच ग्रेच्युटी इज कैलकुलेटेड फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, है ना। तो हर एक साल पूर्ण मतलब एक कंप्लीट किया है उसने सर्विस, एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, तो उसको ग्रेच्युटी कितना परसेंट मतलब कितना दिया जाएगा, तो 15 days वेजेस, 15 दिन के वेतन का ग्रेच्युटी है। अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 2, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस or part thereof exceeding 6 months, the employee must pay gratuity at rate of 15 days wage based on
the last drawn wages for monthly rated employee उसके लिए फॉर्मूला है last drawn salary into 15 अपॉन में 26 लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 15 फिर ये इसका फॉर्मूला है। व्हाट इज द मैक्सिमम ग्रेच्युटी अमाउंट पेबल अंडर द एक्ट। तो ग्रेच्युटी कितनी मैक्सिमम दी जा सकती है एक्ट के तहत, तो 20 लाख। एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट द मैक्सिमम ग्रेच्युटी अमाउंट पेबल अंडर द एक्ट इज 20 लाख। अर्लियर पहले जो लिमिट थी वो 10 लाख थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवाइज कर दी है। व्हाट हैपन इफ एम्प्लॉय डाइज बिफोर रिसीविंग ग्रेच्युटी। अब ग्रेच्युटी रिसीव नहीं किया और वो उसकी डेथ हो जाती है तो फिर क्या होगा, तो जो ग्रेच्युटी पे होगी उसकी नॉमिनी या हायर्स को की जाएगी। ग्रेच्युटी इज पेड टू नॉमिनी और हायर्स। According to Section 4, Subsection 1 proviso, in case of death, gratuity is paid to the nominee. If no nomination exists, it given to the legal hire. फिर legal hire को होगा अगर nominee नहीं है. If any hire is a minor, the amount is deposited with the control authority. अब जो हायर है वो माइनर है तो फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास डिपॉजिट हो जाएगा और इन्वेस्टेड अंटिल द माइनर रीचेस अडल्टहुड। उसको फिर इन्वेस्ट किया जाएगा तब तक जब तक कि वो एडल्ट नहीं हो जाता। नेक्स्ट है, इन विच केस कैन एन एम्प्लॉयर लीगली फॉरफिट एन एम्प्लॉय ग्रेच्युटी। मतलब किस स्थिति में जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय की ग्रेच्युटी को जब्त कर सकता है। तो इफ द एम्प्लॉय कमिट्स एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड। क्या अगर है कर्मचारी ने कोई मतलब नैतिक पतन वाला कोई अपराध किया है तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, फॉरफिट कर सकता है इसका। अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 gratuity can be forfeited wholly or partly if an employee causes damage or loss to the employer property due to negligence। है ना, तो उन्होंने क्या किया, नेग्लिजेंस के कारण उसकी प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है, लॉस हुआ है। इज टर्मिनेटेड फॉर रेटियस और डिसऑर्डरली कंडक्ट और एनी एक्ट ऑफ वायलेंस। तो इस टाइप का कोई एक्ट कर रखा है उसने। कमिट एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। तो इन कारणों से उसकी ग्रेच्युटी फॉरफिट हो सकती है। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स कंपल्सरी इंश्योरेंस फॉर ग्रेच्युटी लाइबिलिटी। तो ग्रेच्युटी देयता के लिए अनिवार्य बीमा कौन प्रदान करता है, तो ये LIC देती है। एज पर सेक्शन 4A, एवरी एम्प्लॉयर except government establishment must obtain insurance from LIC or any other prescribed insurer for gratuity liability। gratuity liability के लिए इंश्योरेंस लिया हो। हाउ इज ग्रेच्युटी कैलकुलेट फॉर पीस रेटेड एम्प्लॉय। पीस रेटेड कर्मचारी के लिए ग्रेच्युटी की गणना कैसे की जाएगी, तो बेस्ड ऑन द एवरेज वेजेस ऑफ द लास्ट 3 months। For piece-rated employees, daily wages are calculated based on the average of the total wages received in last 3 months, excluding overtime wages. Next, what happens if an employer does not pay gratuity? अगर नहीं पे करता है gratuity तो क्या होगा, तो अगर employer gratuity पे नहीं कर रहा है तो the employer is fined up to 10,000। the employer is imprisonment for non compliance। तो उसको 10,000 तक का फाइन लग सकता है और उसको जेल हो सकती है, दोनों में से कुछ भी होगा। Under Section 4A, Subsection 6, failure to pay gratuity can result in a fine up to 10,000 and additional fine of ₹1,000 per day for continued non-compliance। Next है, under which section does the appropriate government have the power to exempt certain establishment from the act provision। मतलब किस सेक्शन के तहत गवर्नमेंट किसी एस्टेब्लिशमेंट को ये ग्रेच्युटी पे करने से ये एक्ट एप्लीकेबल हो, उससे एग्जम्पशन दे सकती है। तो सेक्शन 5 में मेंशन किया गया है।
Under Section 5, the appropriate government can issue a notification to exempt a certain establishment from the Act if it's believed that employee in those establishments receive gratuity or pensionary benefit that are not less favorable than those provided under this Act. ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट को लगता है एग्जाम्शन के थ्रू ये दिला सकती एग्जाम मतलब एग्जाम कर सकती है नोटिफिकेशन के थ्रू कि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट में ग्रेचुटी क्या वो लगाना ज़रूरी नहीं है एक्ट। अगर उसे मतलब गवर्नमेंट को बिलीव हो जाता है कि वहाँ पे ग्रेचुटी या कोई भी जो स्कीम दी जा रही है वो मोस्ट फेवरेबल बेनिफिट है उनके लिए, इस तो वो वहाँ पे एग्जाम्शन दे सकती है। विच सेक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट प्रोवाइड्स फॉर नॉमिनेशन, नॉमिनेशन के लिए कहाँ बोला गया है, तो सेक्शन 6 में बोला गया है। तो under Section 6, every employee who has completed 1 year of service is required to submit a nomination. If the employee has a family, the nomination must be in favor of one or more family member. अगर family है तो फिर family members के नाम देने होंगे। If an employee dies and their nominee has already passed away, the nomination made by the employee. अब ऐसा है कि एम्प्लॉय भी मर गया है और उसका नॉमिनी जो उसने लिखा था वो भी पहले ही मर चुका है, पास अवे हो चुका है, तो फिर नॉमिनेशन जो किया है मेड बाय द एम्प्लॉय उसका क्या होगा, तो यहाँ ऑटोमेटिकली बिकम्स इनवैलिड, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। Section 6, subsection 6, if the nominee predeceased the employee, the nomination automatically becomes invalid and the employee must make a fresh nomination. Within how many days must the employer pay gratuity to the employee? कितने दिन में ग्रेचुटी का पेमेंट करना है, तो 30 डेज। तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 के अनुसार द एम्प्लॉयर मस्ट अरेंज द टू पे ग्रेचुटी विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट बिकम्स पेबल। नेक्स्ट है, if the employer fails to pay gratuity within 30 days, what type interest must be paid? अगर वो नहीं पे कर पाता 30 दिन के अंतर्गत तो इंटरेस्ट किस रूप में दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट के रूप में दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सबसेक्शन 3A, if gratuity is not paid within the specified period, the employer must pay simple interest at a rate notified by the government. Next है, if there is a dispute regarding the gratuity amount, which authority can the employee अप्रोच, तो अगर कोई डिस्प्यूट रहता है ग्रेचुटी से रिलेटेड तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को यहाँ पर अप्रोच करना होगा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 4B, इफ देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग ग्रेचुटी द एम्प्लॉय में अप्लाई टू कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर रिजोल्यूशन, सेक्शन 7 में ये मेंशन किया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।